हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की पॉलिटी में पहले चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी और ये चैप्टर हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जल्दी से जाइए और सारे लेक्चर्स को पढ़ लीजिए। और आज के सेशन में चैप्टर खत्म होते ही हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हां, और मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए तो देखें अभ्यास एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझाकरण के विभिन्न रूप क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। क्या बात की गई है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझाकरण के विभिन्न रूप क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण देना है आपको। ऑलराइट, चलिए तो शुरू किया जाए। रेडी है सभी? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता का साझाकरण कैसे किया गया है, कौन कौन से रूप हैं। तो देखें इनको। लोकतंत्र में सत्ता बंटवारे को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी ही है। क्या हम लोकतंत्र को इस तरीके से लिख सकते हैं? लोकतंत्र इज इक्वल टू सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र को सत्ता की साझेदारी के बराबर में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? लोकतंत्र किसकी बात करता है? लोकतंत्र जनता के शासन की बात करता है। और सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की जनता का जो समूह है, जितने भी समूह हैं, हर समूह की बराबर भागीदारी सत्ता में यानी कि शासन में, सरकार में होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बात तो यहां पर कही गई है कि लोकतंत्र में सत्ता बंटवारे को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक के रूप में देखा जाता है और इसे कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कैसे? तो सबसे पहले हम देखें शक्ति का क्षैतिज वितरण। शक्ति या सत्ता का क्षैतिज वितरण कैसे किया गया है? क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हॉरिजेंटली सत्ता को कैसे बांटा गया है? तो सरकार के 3 अलग अलग अंगों के रूप में किसको? सत्ता को या शक्ति को बांटा गया है। जैसे कि हम देखें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर क्या दिखाई देती है हमें? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनको जो है एक ही स्तर पर रखा गया है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है। क्षैतिज वितरण में उच्च और निम्न स्तर की बात ही नहीं होती। क्षैतिज वितरण है यानी कि इन तीनों का एक ही स्तर है। किस तरीके से? यहां पर रहेगी आपकी विधायिका, ठीक, फिर रहेगी क्या? फिर रहेगी यहां पर कार्यपालिका, फिर रहेगी आपकी न्यायपालिका। क्लियर हो गई बात? अब विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है भाई साहब कानून को बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को क्रियान्वित करना। कानून को क्रियान्वित करना। क्रियान्वित का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, कानून को लागू करना। और फिर न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है कानूनी विवादों का निपटारा करना। कानूनी विवादों का निपटारा करना। ऑलराइट,
क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई सत्ता के क्षैतिज वितरण की बात। अब हम जानेंगे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विभाजन या शक्ति का संघीय विभाजन। संघीय विभाजन यानी कि अलग अलग स्तरों में सत्ता को बांटा गया है। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर विभाजन की हम बात करें तो देखें, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर। हमारे देश में केंद्र स्तर पर कितनी सरकारें हैं? सरकारें नहीं हैं, सरकार है, क्योंकि केंद्र स्तर पर एक ही सरकार होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी केंद्र स्तर की सरकार। फिर केंद्र के नीचे कई सारे राज्य हैं। हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, ये है आपकी केंद्र सरकार और ये हो गई आपकी राज्य सरकार। अब राज्य के नीचे कई सारे जिले हैं, जिले के अंदर कई सारे नगर हैं, नगर के अंदर कई सारे गांव हैं। तो ये हो गई ग्राम स्तर की सरकार है, यानी कि स्थानीय शासन की बात हो जाएगी। यहां पर किसकी बात हो जाएगी? स्थानीय शासन की बात हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर। तो सत्ता का ये हो गया ऊर्ध्वाधर विभाजन, यानी कि केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार काम करती है, राज्य सरकार के नीचे स्थानीय निकाय की सरकारें काम करती हैं। ऑलराइट, फिर बारी आती है एक और विभाजन की, जैसे कि सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी कि कम्युनिटी रिलेटेड गवर्नमेंट। कैसे? जैसे कि हमने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा था। बेल्जियम में क्या किया था? बेल्जियम ने समझदारी भरा काम किया था, सत्ता का बंटवारा समुदायों में कर दिया था। अब बेल्जियम में डच भाषा को बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग थे, तो डच और फ्रेंच भाषा में सत्ता का बराबर बंटवारा कर दिया गया था। तो ये क्या हुआ? सामुदायिक बंटवारा, सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार में इस मामले में शिक्षा, भाषा और संस्कृति से संबंधित शक्तियां एक तीसरे निकाय को वितरित की जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सामुदायिक सरकार के रूप में जाना जाता है। क्या बात कही गई है? इस मामले में शिक्षा, भाषा और संस्कृति से संबंधित शक्तियां एक तीसरे निकाय को वितरित करी जाती हैं, जिसे सामुदायिक सरकार, कम्यूटेटिव गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। क्लियर? ये हो गई बात अपनी। अब एक और चीज जानने को मिलती है, वो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से है, इसको अब हम जानते हैं। तो देखें, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के अलावा, सत्तारूढ़ दल का मतलब क्या होता है? सत्तारूढ़ दल वो होता है जो सत्ता में बैठा हो, जिसकी सरकार हो। ठीक है, सत्तारूढ़ दल का मतलब क्या होता है? जिसकी सरकार हो। सत्तारूढ़ दल मतलब जिसकी सरकार हो। तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के अलावा भी एक मजबूत विपक्षी दल होता है। ठीक है, विपक्षी दल भी मौजूद होता है और उसके पास कई शक्तियां भी होती हैं, और इनके अलावा अन्य सामाजिक और राजनीतिक समूहों के पास संतुलन प्रणाली बनाए रखने के लिए कुछ निर्दिष्ट शक्तियां भी होती हैं। तो ये बात हो गई किसकी? सत्ता के बंटवारे की, सत्ता की साझेदारी के रूप की, किन किन रूपों में सत्ता को बांटा जाता है। ऑलराइट, क्लियर हो गई यहां तक की बात? बढ़ा जाए फिर आगे, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, भारतीय संदर्भ से एक उदाहरण के साथ सत्ता में साझेदारी का एक विवेकपूर्ण कारण बताना है आपको और एक नैतिक कारण बताना है। जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था सत्ता की साझेदारी का एक विवेकपूर्ण कारण और एक नैतिक कारण। तो चलिए जानते हैं। देखें, विवेकपूर्ण कारण क्या कहता है सत्ता की साझेदारी का। अब देखो भाई, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विरोधाभासी और हिंसक परिस्थितियों से बचने में मदद करती है। अगर किसी देश में सत्ता की साझेदारी करी गई है, यानी कि सत्ता को बराबर बराबर हर वर्ग में उसके अनुपात में, उसकी जनसंख्या के अनुपात में, पॉपुलेशन के रेशियो में बांटा गया है, तो उस देश में हिंसा नहीं होगी, आपसी मतभेद नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे, टकराव नहीं होंगे, विरोधाभास नहीं होगा। यानी कि एक समूह दूसरे समूह का किसी भी तरीके से विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास सत्ता है, सबका प्रेजेंटेशन सत्ता में है।
क्लियर हो गई बात? सबका प्रतिनिधित्व कहाँ है? सत्ता में है। सबकी भागीदारी सत्ता में है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हो सबको बराबर बराबर बांट दी जाए तो भाई कोई क्यों लहरेगा, क्योंकि सबको वो चीज मिल चुकी है। अगर किसी को ज्यादा मिली है, किसी को कम मिली है और किसी को मिली ही नहीं है, तब तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बात आ गई समझ में? तो विवेकपूर्ण कारण क्या है कि भाई सत्ता का बंटवारा हर एक वर्ग में इस तरीके से कर देना चाहिए ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन, सभी का प्रतिनिधित्व, सभी की साझेदारी या सभी की भागीदारी सत्ता में हो, तो झगड़ों से बचा जा सकता है, विरोधाभास से बचा जा सकता है और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। क्या बात कही गई है? राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है, यानी कि राजनीति में स्थिरता बनी रह सकती है। कैसे बनी रह सकती है? अब जैसे मान लो कि किसी भी देश में सत्ता का विभाजन बराबरी से नहीं है, ठीक है, तो भाई सभी ग्रुप एक दूसरे से लड़ेंगे तो भाई सरकार का विरोध हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है, मान लो कोई बहुसंख्यक वर्ग है और उसी के हाथ में सत्ता है, और एक अल्पसंख्यक वर्ग है यानी कि माइनॉरिटी है, उसके हाथ में सत्ता नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है, तो क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा? लड़ाइयां होंगी। तो अब जो अल्पसंख्यक समूह है वो बहुसंख्यक समूह जिसकी सरकार है उसका विरोध करेगी तो भाई सरकार गिर भी सकती है। तो क्या वो सरकार अपनी राजनीति लंबे समय तक चला सकती है? नहीं चला सकती है। यानी कि वहां कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई? राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब है नैतिक कारण। कौन सा कारण है? अब है नैतिक कारण। तो सत्ता बंटवारे को लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार कहा जा सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर सत्ता की साझेदारी है तभी उस देश में लोकतंत्र का स्वरूप है। क्लियर हो रही है बात? लोकतंत्र को किसके बराबर में रखा जा सकता है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के बराबरी में। तो सत्ता बंटवारे को लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सार कहा जा सकता है, जो लोगों को उनकी पसंद की स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि जिस देश में सत्ता की भागीदारी है, लोकतंत्र है, यानी कि उस देश के नागरिक आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। क्लियर? और उन्हें वह शक्ति प्राप्त है जिस शक्ति के वे हकदार हैं। तो यानी कि नैतिक रूप से और विवेकपूर्ण रूप से, दोनों तरीकों से सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा था कि भारतीय संदर्भ के माध्यम से आप समझाइए, तो सीधी सी बात है, भारत में क्या है? भारत की शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है? बताओ जल्दी से। भारत की शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है? भारत की शासन प्रणाली का स्वरूप है सत्ता की साझेदारी, है कि नहीं है? सत्ता की साझेदारी या लोकतंत्र, ये दोनों चीजें हैं, यहीं पर तो लिखा है भाई, है कि नहीं? हो गया? एग्जाम्पल समझ में आया कि भारत में किस तरीके से हर एक वर्ग और समूह को सत्ता में बराबर की भागीदारी दी गई है। हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है इस अध्याय को पढ़ने के बाद, जो ये चैप्टर हमने पढ़ा है सत्ता की साझेदारी, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, कि किसी भी चीज को पढ़ के, देख के, सुन के आपको क्या समझ में आता है, क्या सार निकल के आता है। तो 3 स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले उसके। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपने कारण लगभग 50 शब्दों में बताइए। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, उन तीनों ने इस चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकाला है वो बात लिखी गई है। अब इनमें से किस स्टूडेंट की बात से आप सहमत हैं और क्यों सहमत हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। चलिए तो देखें, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है थॉमसन। थॉमसन क्या कहता है? थॉमसन कहता है कि सत्ता की साझेदारी केवल उन समाजों में आवश्यक है जिनमें भाषाई, धार्मिक या जातीय विभाजन है। इसने क्या कहा कि केवल उन समाजों में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन है।
सिर्फ वहां पर सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश में बहुत सारे धर्म, भाषा और जाति के लोग रहते हैं तभी वहां पर सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? थॉमसन ने कहा। क्या लगता है आपको, थॉमसन ने सही कहा? दूसरे बच्चे पर आए, यानी कि दूसरे स्टूडेंट पर आए। देखें, मथाई ने क्या कहा है? सत्ता की साझेदारी केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन है। इसने क्या कहा? मथाई ने क्या कहा कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ वहीं होनी चाहिए जहां पर क्षेत्रीय विभाजन है, यानी कि उस देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया हो, वहां पर सत्ता का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद ऊसेफ ने क्या कहा है? ऊसेफ ने कहा है प्रत्येक समाज को किसी ना किसी रूप में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता होती है। वो कैसा भी समाज हो, चाहे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटा हो, कैसे भी बटा हो, हर एक समाज को, चाहे उस देश की समाज एक ही धर्म को मानने वाली क्यों ना हो, यानी कि वहां विभाजन ही ना पाया जाता हो, तब भी वहां सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। क्लियर हो रही है बात? यानी कि ऊसेफ ने ओवरऑल ये निष्कर्ष निकाला कि कैसा भी समाज हो, कैसा भी देश हो, चाहे भले वहां सामाजिक विभाजन ना हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, क्षेत्रीय विभाजन हो, भाषाई विभाजन हो, धार्मिक विभाजन हो, ठीक है, कितने भी प्रकार के लोग क्यों ना निवास करते हो, लेकिन सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब बताइए आपको किसकी बात सही लगती है, थॉमसन, मथाई या फिर ऊसेफ की? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको किसकी बात सही लगती है। तेजी से तीनों बातें समझ में आ गई? चलिए अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें उत्तर क्या दिया है इसमें। तीनों छात्रों के निष्कर्षों में से ऊसेफ का निष्कर्ष सबसे तार्किक प्रतीत होता है, यानी कि जो तीसरा स्टूडेंट था उसका निष्कर्ष सबसे तार्किक प्रतीत होता है। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है ऊसेफ का कंक्लूजन। क्यों लगता है? कारण भी पूछा था हमसे, तो कारण भी लिख देते हैं। क्योंकि ना केवल बड़ा या जटिल, बल्कि हर समाज को, ठीक है, चाहे वो समाज बड़ा हो, छोटा हो, कठिन हो, सरल हो, ठीक है, किसी न किसी रूप में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, चाहे वो छोटा सा देश हो, बड़ा देश हो, कठिन हो, सरल हो, कितनी भी विविधताएं क्यों ना हो, कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, हर जगह सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह लोकतंत्र का सार है। और सरकार को सत्तावादी ना बनने देकर, अब ध्यान से सुनना, और सरकार को सत्तावादी बनने ना देकर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। क्या सत्ता की साझेदारी सरकार को किसमें मदद करती है? कि तुम सिर्फ अपनी सत्ता नहीं फैला सकती, तुम सिर्फ अपनी सत्ता बना के नहीं रख सकते, तुमको जो है समाज में, देश में संतुलन भी बना के रखना पड़ेगा और नियंत्रण भी बना के रखना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है? ये सत्ता की साझेदारी के माध्यम से संभव है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है, यानी कि उस देश में झगड़े उत्पन्न होंगे, विरोधाभास होगा, विवाद होगा, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए तो चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, बेल्जियम के बारे में हमने जाना था, बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में हमने जाना था। तो देखें बेल्जियम में ब्रुसेल्स के पास, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स, ये बात तो हमें पता ही है। तो बेल्जियम में ब्रुसेल्स के पास एक शहर मर्चटेम के मेयर ने, ठीक है, बेल्जियम एक देश है, यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है, उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है ब्रुसेल्स। उसी के पास में एक और शहर है मर्चटेम, मर्चटेम नाम का एक शहर है, वहां के मेयर ने, ठीक है, यानी कि उस नगर के अध्यक्ष ने, मेयर यानी कि महापौर, उस नगर का अध्यक्ष कहा जाए, ठीक है, तो मेयर ने शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध का बचाव किया है। ध्यान से सुनिएगा, मर्चटेम के मेयर ने क्या किया है कि शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध का बचाव किया है। ऐसा वहां पे हुआ होगा कि उसके स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेयर ने बचाव किया है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करा, ठीक है, हमने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने मना नहीं किया कि बच्चे फ्रेंच ना बोले,
ठीक, बात समझ में आई इतनी। अब देखें, उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से सभी गैर डच भाषियों को इस फ्लेमिश शहर में एकीकृत होने में मदद मिलेगी। उन्होंने क्या कहा कि प्रतिबंध अगर लगाया जाता है तो जितने भी गैर डच भाषी हैं, गैर डच भाषी यानी कि जो डच भाषा को नहीं बोलते हैं। अब बेल्जियम में कितनी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे? 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। एक तो थे फ्रेंच और एक थे डच और 1% लोग जो थे वो जर्मन भाषा को बोला करते थे। ऑलराइट, बात आई समझ में? ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रतिबंध से सभी गैर डच भाषियों को इस फ्लेमिश शहर में एकीकृत होने में मदद मिलेगी। और आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि यह उपाय बेल्जियम की शक्ति साझाकरण की व्यवस्था की भावना के अनुरूप है? आपको क्या लगता है, ये बात पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बेल्जियम में शक्ति साझाकरण की व्यवस्था जो है बन सकेगी या बनी रह सकेगी? अपने कारण को लगभग 50 शब्दों में बताइए। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आंसर की तरफ। तो देखो भाई, जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स के पास, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के पास मर्शटेम नाम का एक शहर है, वहां के मेयर की फ्रांसीसी पर, फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रांसीसी का मतलब क्या होता है? फ्रेंच भाषा ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंच पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई बेल्जियम की सत्ता साझाकरण की भावना के अनुरूप नहीं है। अगर उसने प्रतिबंध लगाया है, बाद में वो बचाव कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर उसने प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, तो वो सत्ता साझाकरण की भावना के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग बेल्जियम में रह रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है वो भाषा बोल सकता है, ठीक है, किसी को अपनी भाषा को बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है कि ये सत्ता के साझाकरण के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि बेल्जियम सरकार विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच सामुदायिक सद्भाव में विश्वास करती है, बिल्कुल करती है। जब वहां पर इन 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, बात आ रही समझ में? जब वहां पर जैसे कि फ्रेंच भाषा की हम बात करें या डच भाषा की बात करें या जर्मन भाषा की बात करें, ठीक है, तो मुख्य मुद्दा तो फ्रेंच और डच में था, क्योंकि जर्मन भाषा के तो सिर्फ 1% लोग रहते थे। और अगर इन्हीं के बीच में आप भेदभाव करते हो कि नहीं सिर्फ फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोगों की ही सत्ता में भागीदारी रहेगी या डच भाषा को बोलने वाले लोगों की सत्ता में भागीदारी रहेगी, ठीक है, कि हम सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोगों को ही महत्व देंगे, डच भाषा बोलने वाले लोगों को महत्व नहीं देंगे, या फिर हम फ्रेंच पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये तो गलत है। क्योंकि सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके अनुपात में, उसके रेशियो में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, अगर उसने ऐसा प्रतिबंध लगाया है कि वहां के लोग फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते, स्कूलों में बच्चे फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते, तो ये गलत है, क्योंकि ये सत्ता साझाकरण की भावना के खिलाफ है, ठीक। और हालांकि यह कृत्य केवल संघर्ष को बढ़ाएगा और युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर यह प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, तो यह प्रतिबंध क्या करेगा, इस तरीके का नियंत्रण क्या करेगा कि संघर्ष को बढ़ाएगा, समुदायों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को बढ़ाएगा और युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा कर देगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था, और बेल्जियम की जाति बनावट के बाद बेल्जियम की समझदारी के बारे में भी हमने जाना था। तो उसमें क्या बात कही गई थी कि बेल्जियम ने समझदारी दिखाई थी, बेल्जियम में होने वाले संघर्ष से, युद्ध से बचाव किया था। कैसे? उसने, बेल्जियम की सरकार ने सभी में बराबर सत्ता का बंटवारा कर दिया था, चाहे वो डच भाषा को बोलने वाले लोग हों, चाहे वो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग हों, सभी की सत्ता में भागीदारी हो गई थी। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, बहुत बड़ा सा सवाल दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, इसको भी कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। चलिए, तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें। ये जो दिया गया है, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे। फिर क्या करना है, इसमें दिए गए सत्ता साझेदारी के विवेकपूर्ण कारणों में से किसी एक को चुने। ये पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको सत्ता साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या समझ में आता है वो आपको चुन के लिखना है।
बात आ गई समझ में, करना क्या है? तो सबसे पहले तो हमसे बोला था कि पढ़ लो इसको, तो पढ़ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलिए, तो शुरुआत कुछ ऐसी है कि हमें महात्मा गांधी के सपने और हमारे संविधान निर्माताओं की आशाओं को साकार करने के लिए पंचायतों को और अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है। क्या बात कही गई है कि हमें महात्मा गांधी के सपने और हमारे संविधान निर्माताओं की आशाओं को साकार करने के लिए पंचायतों को और अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे, पंचायतों की स्थापना की बात करते थे, तो हमें उस सपने को साकार करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक बात। फिर पंचायती राज सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करता है, बिल्कुल करता है। जो स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं, नगर निगम की, नगर पालिका की सरकारें हैं, या फिर नगर परिषद की सरकारें हैं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, या जिला परिषद है, ये सब क्या है? पंचायती राज की अलग अलग लेवल है। ठीक है, तो यह सत्ता को उस एकमात्र स्थान पर बहाल करता है जहां सत्ता लोकतंत्र में होती है, लोगों के हाथों में। यानी कि हर स्तर पर, अगर पंचायती राज है देश में, यानी कि हर स्तर पर सत्ता का विभाजन है, ग्राम से लेके केंद्र सरकार तक। ठीक, फिर पंचायतों को अधिकार देना भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का एक तरीका है। अगर पंचायतों को उनके अधिकार दिए जाते हैं तो इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि प्रशासन भी, अधिकारी वर्ग भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक, फिर क्या है? जब लोग विकासात्मक योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में भाग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका इन योजनाओं पर अधिक नियंत्रण होगा। अब जब हर जगह पंचायती राज होगा, हर स्तर पर शासन का स्वरूप होगा, हर स्तर पर शासन होगा, तो हर जगह योजनाएं भी बनाई जाएंगी और हर एक योजना को लोग प्रत्यक्ष तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, यानी कि लोगों की भागीदारी भी उस प्लान में, उस योजना में, उस पॉलिसी में होगी। ठीक है, इससे भ्रष्ट बिचौलियों का खात्मा हो जाएगा। जब लोगों की भागीदारी हर स्तर पर शासन में होगी तो बीच में आने वाले जो बिचौलिए हैं उनका क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा। और इस प्रकार पंचायती राज हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। यानी कि ओवरऑल इस पैराग्राफ का सार निकल के क्या आता है, कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि हर स्तर पर पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र को बना के रखा जा सके, लोगों की सीधी भागीदारी, हर स्तर के लोगों की सीधी भागीदारी हो, हर स्तर पर हो, ग्राम से लेकर केंद्र सरकार तक हर स्तर पर लोगों की भागीदारी शासन में होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। ऑलराइट, ये सार निकल के आता है। चलिए अब देखें उत्तर। अब हमसे क्या पूछा था कि एक विवेकपूर्ण कारण बताना है, एक विवेकपूर्ण तर्क बताना है इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो उपरोक्त विकल्प से, उपरोक्त पैराग्राफ से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, ऑफिसर्स हैं, हर एक लेवल पर अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, और बिचौलियों की संख्या कम होगी। बिचौलिया यानी कि जो बीच के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम होगी। जैसे कोई योजना चल रही है, किसान के लिए कोई योजना चलाई है और केंद्र सरकार ने मान लो वो योजना चलाई, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्यान से। मान लो कि केंद्र सरकार ने गांव के किसानों के लिए एक योजना चलाई। अब मान लो कि गांव में पंचायती राज है ही नहीं, मतलब शासन को कोई स्वरूप नहीं है। ग्राम जो है, गांव जो है, किसके ऊपर निर्भर है? अपने से ऊपर की सरकार के ऊपर निर्भर है, उसके पास खुद की कोई सरकार नहीं है। अब केंद्र सरकार की योजना है और गांव तक उसको पहुंचाना है, तो अब डायरेक्टली कैसे पहुंचाएंगे? तो कुछ बीच के व्यक्ति जो है एक मध्यस्थता का काम करते हैं, किसके बीच? केंद्र सरकार के बीच और गांव के किसानों के बीच। तो क्या होगा? बीच में भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा? अब अगर गांव में पंचायती राज है, गांव का खुद का शासन है, उनका सरपंच है, उनके पंच है, उनके नेता हैं और अधिकारी वर्ग भी हैं वहां पर, ठीक है, तो उस योजना का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? क्रियान्वयन कौन करेगा? उस गांव की सरकार करेगी। तो बीच के लोग आएंगे ही नहीं, तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी, ठीक है, बिचौलियों की संख्या कम होगी और इसके परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, जमीनी स्तर पर, यानी कि हर एक स्तर पर लोग सत्ता में भागीदार बनेंगे, चाहे वो गांव के हो, चाहे वो नगर के हो, चाहे वो जिला के हो, चाहे वो राज्य के हो, चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हों। क्लियर हो गई बात? और भ्रष्टाचार भी कम होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए
अब देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, आमतौर पर सत्ता बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए, कोई पक्ष में बात करता है तो कोई विपक्ष में बात करता है। उन लोगों की पहचान करें जो सत्ता साझाकरण के पक्ष में हैं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है और हमें पता करना है कि कौन सत्ता के पक्ष में बात करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, मुद्दा यहां से शुरू होता है कि सत्ता का बंटवारा जो है, ठीक है, सत्ता का बंटवारा, अब पढ़ते हैं अपन पहली बात, सत्ता का बंटवारा विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है। क्या सत्ता का बंटवारा विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है? क्या कहते हो आप, आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक बात हो गई क्लियर। दूसरी बात पर चलते हैं। सत्ता का बंटवारा मनमानी की संभावना को कम करता है। ठीक है, अगर सभी समूहों में सत्ता का बंटवारा है तो कोई भी नेता अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और अगर नहीं है बंटवारा तो भाई सीधी सी बात है, जिसका जो राजा है वो अपनी मनमानी करेगा, तानाशाही चलाएगा। ठीक है, क्या ये बात सही लगती है कि गलत लगती है? ठीक है, सत्ता का बंटवारा विविधताओं को समायोजित करता है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, जैसे कि बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी भाषाओं के लोग, बहुत सारी जाति के लोग, ठीक है, इन सबको समायोजित करता है, यानी कि एक करता है सत्ता का बंटवारा। ठीक, सत्ता का बंटवारा अस्थिरता और विभाजन को बढ़ाता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि अगर सत्ता का बंटवारा सभी में बराबरी रूप से कर दिया जाए तो ये अस्थिरता और विभाजन को बढ़ाएगा? ठीक, फिर सत्ता का बंटवारा सरकार में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। क्या ऐसा है? चलिए, फिर सत्ता का बंटवारा किसी देश की एकता को कमजोर करता है। क्या लगता है आपको, सत्ता का बंटवारा किसी देश की एकता को कमजोर कर सकता है? चलिए, आपके आंसर आपने कमेंट में लिख दिए कि नहीं, सिर्फ आपको लिखना है हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे लिखना है कि का हो गया हाँ, खा हो गया ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ए का सही है, बी का सही है, सी का गलत है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट सबको करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सबको देना है और ये जांचना है कि आपको सत्ता के बारे में कितना पता चला। ठीक है, चलिए तो अब अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा था कि पक्ष में उत्तर चुनना है, कौन से सत्ता साझाकरण के पक्ष में बातें कही गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब बता दीजिए आप। सारेगामा, सारेगामा क्या है भाई? सरगम है, बिल्कुल है। ठीक है भाई, ये हमने मान ली कि ये सरगम है, लेकिन यहाँ पे सारेगामा ABCD का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सा में दिया है का खा गा छा। ठीक है, फिर रे में दिया है का गा इंगा चा, गा में दिया है का खा घा छा, और मा में क्या दिया है आपको? खा गा घा छा। अब आपको क्या लगता है इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं वो सत्ता के पक्ष में कौन कौन से हैं ये बताना है, और कहां पर इनका सही क्रम बैठता है वो ऑप्शन आपको लिख देना है, सा रे गा या फिर मा। ठीक है, आगे बात समझ में? कमेंट आ गए सभी के? चेक किया जाए सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो सही आंसर है सा, ये वाला सा। ठीक है, सारे गामा का सा आंसर सही है, यानी कि विकल्प का खा घा और चा, का खा घा और चा, का खा घा और चा, ये सही है। अब इनको एक बार अपन पढ़ के देखें कि वास्तव में ये सही है या नहीं है। तो देखें, सत्ता का बंटवारा विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। सत्ता का बंटवारा मनमानी की संभावना को कम करता है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। सत्ता का बंटवारा विविधताओं को समायोजित करता है, बिल्कुल। सारे भाषा धर्म को, सारी भाषाओं को बोलने वाले, सारे धर्मों को मानने वाले, सारे जातियों के लोगों को इकट्ठा करता है, क्योंकि सत्ता में सबकी भागीदारी है, ये बात भी सही है। फिर सत्ता का बंटवारा सरकार में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। अब गलत क्या क्या है इसमें? गलत है कि सत्ता का बंटवारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी करता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सत्ता का बंटवारा अस्थिरता और विभाजन को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत बात है। सत्ता का बंटवारा किसी देश की एकता को कमजोर करता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता साझाकरण की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेल्जियम और श्रीलंका की जाति बनावट हमने देखी थी, वहां पर फिर किस तरीके से निर्णय लेके सत्ता का बंटवारा किया गया, वो सारी बातें भी हमने जानी थी। अब हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो जान लेते हैं एक एक स्टेटमेंट को। देखें, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक, यानी कि मेजॉरिटी में कौन है, बहुसंख्यक कौन है, डच भाषा को बोलने वाले लोग। तो बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक फ्रांसीसी समुदाय पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश करी। एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक। फिर श्रीलंका में सरकार की नीतियों का उद्देश्य सिहली भाषी बहुमत का प्रभुत्व सुनिश्चित करना था। सिहली में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते थे, किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, सिहली भाषा को, ठीक है, और उनका ही प्रभुत्व स्थापित था क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। और श्रीलंका में हुआ क्या था, सत्ता का बंटवारा नहीं किया था, जबकि सिहली समुदाय को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई, रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया, कई सारी व्यवस्थाएं करी गई, बाकी समुदायों को नहीं देखा गया। इससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फिर दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, श्रीलंका में तमिलों ने अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा और नौकरियों में अवसर की समानता की रक्षा के लिए सत्ता साझाकरण की एक संघीय व्यवस्था की मांग करी। अब श्रीलंका में जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते थे, अल्पसंख्यक में थे, तो उन्होंने क्या किया, डिमांड रखी कि भाई हमें भी हमारा हक दो, ठीक है। फिर चौथी बात क्या है, बेल्जियम के एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में परिवर्तन ने भाषाई आधार पर देश के संभावित विभाजन को रोक लिया। बिल्कुल सही बात है, बेल्जियम में डच भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, तो बेल्जियम में लड़ाई ना हो पाए इसलिए सभी की सत्ता में समान भागीदारी उन्होंने कर दी। पहले जो एकात्मक सरकार थी उसको संघात्मक सरकार बना दिया। संघात्मक सरकार का मतलब क्या है, यानी कि सभी स्तर पर सत्ता का बराबर बराबर विभाजन कर देना, ठीक, क्लियर। चलिए अब इनको देखते हैं, इन कथन पर अपन को विचार करना है, जो भी बातें कही गई हैं चलते हैं उनकी तरफ। चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथन में से कौन से सही हैं, ठीक है। सारे कथन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है, और कहानी में भी हमने पढ़ा था, जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने जाना था कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ आपको क्या लगता है, यहाँ भी आपको सारे गामा 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तेजी से बताना है। एक बार फिर से स्लाइड पे अपन चलें, ये है भाई आपके क्वेश्चन, ये है। अब देख लो भाई, एक बार फिर से रीड कर लो और कौन सा आपको सही लगता है वो आप बता दो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप तो ऑप्शन चूज कर लो कि हाँ भाई A B C D A C ऐसे, मतलब आपको क्या सही लगता है वो सारे ऑप्शन आप लिख लो, फिर मुझे कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। सभी ने रीड कर लिया, बढ़ा जाए आगे, देखें आंसर क्या बनता है। तो आंसर बनता है अपना विकल्प मां सही है। मां यानी कि ख ग और घ सही है। देख लेते हैं भाई ख ग और घ कैसे सही है। तो देखें भाई, पहला क्यों सही नहीं है सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर तीनों पर आते हैं। तो पहला विकल्प क्या कहता है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक फ्रांसीसी समुदाय पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश करी, ठीक है, ये बात गलत है। फिर उसके बाद
खाक क्या बोलता है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों का उद्देश्य सहेली भाषी बहुमत का प्रभुत्व सुनिश्चित करना था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1956 में वहां पर एक कानून पारित किया गया था और सहेली भाषा को बोलने वाले लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया था, ज्यादा सुविधाएं दी गई थी। ग श्रीलंका में तमिलों ने अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा और नौकरियों में अवसर की समानता की रक्षा के लिए सत्ता साझाकरण की एक संघीय व्यवस्था की मांग करी थी। बिल्कुल करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद बेल्जियम के एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में परिवर्तन ने भाषाई आधार पर देश के संभावित विभाजन को रोक लिया था। बिल्कुल रोक लिया था, क्योंकि दोनों भाषा समूहों को, डच भाषा और फ्रेंच भाषा, दोनों भाषा समूहों को बराबर बराबर अधिकार उन्होंने दे दिए थे। सत्ता में सभी की भागीदारी कर दी थी, जिससे वहां संघर्ष रुक गया। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, टेबल दी है, 2 सूची दी है, सही जोड़ी मिलाना है। सूची 1 में क्या दिया है, सत्ता साझाकरण के रूप, ठीक है। सूची 1 क्या कहती है, यह है आपके सत्ता साझाकरण के रूप। सत्ता साझाकरण के रूप। और सूची 2 क्या कहती है, सरकार के रूप कहती है। सरकार के रूप को बताया गया है, ठीक। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, सही जोड़ी बनाएं और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए तो देख लेते हैं। तो सत्ता के साझाकरण रूप में सूची 1 में पहली बात क्या कही है, पहली बात कही है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाएगा, किसके बीच, विभिन्न अंगों के बीच। क्या उसे सामुदायिक सरकार कहेंगे, शक्तियों का पृथक्करण कहेंगे, गठबंधन सरकार कहेंगे या संघीय सरकार कहेंगे। फिर विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, अब कहां है, यहां विभिन्न अंग थे, यहां विभिन्न स्तर हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको इनमें से। फिर उसके बाद विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा शक्ति, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा है अगर, तो उसे क्या कहा जाएगा, सामाजिक समूहों के बीच, सोशल ग्रुप के बीच। फिर चौथी बात क्या कही है, चौथी बात कही है सत्ता 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है। अगर कहीं सत्ता 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है तो उसे सामुदायिक सरकार, शक्ति का पृथक्करण, गठबंधन सरकार या संघीय सरकार क्या कहा जाएगा, चेक किया जाए। चलो भाई देखो, ये मिल गई बात अपन को। तो ये क्या है, ये है शक्ति साझाकरण के रूप, ठीक है, शक्ति साझाकरण के रूप। और ये हो गए आपके सरकार के रूप। ठीक, तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा है तो उसे क्या कहा जाएगा, शक्ति का पृथक्करण, ठीक है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा है, यानी कि सभी में शक्तियों को बांट दिया है। फिर उसके बाद है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, अगर अलग अलग स्तर के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है यानी कि उसे क्या कहा जाएगा, संघीय सरकार। जैसे कि केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, इनमें क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, विभिन्न सामाजिक समूह, सामाजिक समूहों में अगर शक्ति बांटी गई है, जैसे कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग, तो वो क्या है, वो कम्युनिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, सामुदायिक सरकार होगी। फिर अगली बात क्या है, सत्ता 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है। अगर सत्ता 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा गठबंधन सरकार,
क्या कहा जाएगा? गठबंधन सरकार। यानी कि जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलके, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलके सरकार बनाते हैं तो सरकार को क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। और क्या है सवाल? सवाल है सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें। दो बयान आपको दिए हैं आ और बा। किसके संबंध में? सत्ता की साझेदारी के संबंध में दो बयान है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको ये, ठीक है, दो बयान या दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ठीक। और अब आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, देखा जाए। चलिए, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट आ क्या कहता है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। ऑप्शन ए क्या कहता है? सत्ता की साझेदारी, स्टेटमेंट ए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, ठीक है, बिल्कुल है। दूसरी बात, स्टेटमेंट बा, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। अगर सत्ता की साझेदारी है, ठीक है, तो सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यानी कि कम होता है टकराव। दोनों बातें क्लियर हैं, दोनों स्टेटमेंट क्लियर। भाई पढ़ने में तो मजा आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है, तो इन बयानों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? दिया है आ सही है लेकिन बा गलत है। ये कह रहे हैं आ सही है, बा गलत है। फिर दूसरा क्या है विकल्प? आ और बा दोनों सही है। दोनों सही है क्या? आपको क्या लग रहा है, बताइए जल्दी से। सी क्या कहता है? आ और बा दोनों गलत है। क्या लगता है आपको कि दोनों गलत हो सकते हैं? फिर उसके बाद डी क्या कहता है? आ गलत है लेकिन बा सही है। क्या कहा है? आ गलत है लेकिन बा सही है। चलिए चेक किया जाए, आपको क्या लगता है, जल्दी से बताएं। का खा गा घा ए बी सी डी, क्या लगता है? क्या लगता है, दोनों सही दोनों गलत, एक सही या एक गलत? जल्दी 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 कर दिया सभी ने कमेंट। चलिए, आ और बा दोनों सही हैं, ठीक है। क्या सही है? आ और बा दोनों सही है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है और सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, कम होता है। ऑलराइट, तो 9 सवाल हो चुके हैं, काफी सारे सवाल हमने कर लिए हैं। हाँ जी, तो अब अगर जल्दी से चेक करो आपने लाइक शेयर किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो तेजी से लाइक शेयर कर देना है, सारे दोस्तों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को बता देना है कि भाई फ्री में सब कुछ कराया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म पर, तो जल्दी से आ जाओ, सब ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है। पॉलिटी शुरू हो चुकी है आपकी। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि मैम पॉलिटी के वीडियोस कब आएंगे, तो भाई पॉलिटी के वीडियोस आने लगे हैं, सबको बता दो, ठीक है। अभी कुछ दिन तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी, अब पॉलिटी के वीडियोस भी आने लगे हैं, तो जल्दी जल्दी सबको बुला लो। और हाँ, अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तेजी से आप सभी को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए चैप्टर खत्म, 9 सवाल हो चुके हैं और आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी खत्म हो चुका है। तो अब अगला सेशन किस चीज का होगा आप सभी को पता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कितने? 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से जो है नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपके पास तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जल्दी से जाइए और पहले के वीडियोस भी सारे देख लीजिए। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। जी हाँ, तीनों जगह सब चीजें उपलब्ध है। और मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ई बुक्स फ्री नोट्स की भी आवश्यकता है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं।
हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।